दोस्तों नमस्कार। एक हाथ शह और दूसरे हाथ मात। भारत की राजनीति में शहमात का खेल बहुत बार खेला गया, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में यह पहला मौका है जब शह दी गई तो इसका अंदाज नहीं था कि मात कुछ ऐसी हो जाएगी। एकनाथ शिंदे शिवसैनिक हैं। एकनाथ शिंदे ठाणे से आते हैं, जो शिवसैनिकों का गढ़ है। एकनाथ शिंदे की पहचान उस मराठी मानुष से जुड़ी है जो संघर्ष के आश्रय जमीन पर चलते हुए सत्ता तक पहुंच सकता है। एकनाथ शिंदे अगले मुख्यमंत्री होंगे और उनके पीछे बीजेपी पूरी ताकत से खड़ी होगी। तो क्या बाला साहब ठाकरे द्वारा बनाई गई शिवसेना में अब ठाकरे परिवार का चैप्टर खत्म हो गया? यह एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसको बीजेपी ने इस बाखूबी से चला है कि शायद शिवसेना अब बीजेपी पर आश्रित भी है और ठाकरे परिवार के बगैर शिवसेना की मौजूदगी भी है। यानी जो काम बीते 50 वर्षों से महाराष्ट्र की राजनीति में कोई नहीं कर पाया, उस महाराष्ट्र की राजनीति में 56 बरस पुरानी शिवसेना को एक झटके में बीजेपी ने बदल डाला। 2014 के बाद से बीजेपी लगातार मशक्कत करती रही कि शिवसेना को वसूली पार्टी बनाकर और बताकर उसे पूरे तरीके से राजनीतिक तौर पर दफन कर दिया जाए, लेकिन वह कर नहीं पाई। लेकिन बीते 10 दिनों में परिस्थितियां बदल गई। एकनाथ शिंदे के पीछे पूरी बीजेपी खड़ी है और एकनाथ शिंदे एक के बाद एक प्रधानमंत्री मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की वाहवाही कर रहे हैं। यानी शिवसेना का एक ऐसा चेहरा जो हिंदुत्व के आश्रय और शिवसैनिकों के आश्रय खुद को खड़ा करता रहा, उस शिवसेना की पूरी तस्वीर को एक झटके में बीजेपी ने बदल डाला। खुद सत्ता नहीं ली, बल्कि एकनाथ शिंदे को आगे कर दिया। अब ठाकरे परिवार क्या करेगा? अब मातोश्री की पहचान क्या होगी? अब शिवसैनिकों के भीतर कौन सा गुस्सा, कौन सा जोश होगा? या फिर शिवसैनिक क्या अब सड़क पर बंटते चले जाएंगे? और क्या वाकई शिवसेना की पहचान बाला साहब ठाकरे के जिंदा रहते वक्त तो रही, लेकिन उसके बाद उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के आश्रय शिवसेना की पहचान को शिवसैनिक ढोने को तैयार नहीं है? या फिर शिवसेना का फिर से एक नया उदय होगा? यह शिवसेना बाला साहब ठाकरे के परिवार के जरिए ही निकलेगी। विरासत की राजनीति को संभाल पाना और पुराने संघर्ष के आश्रय सत्ता की मलाई खाना, दोनों दो बातें हैं। और एकनाथ शिंदे जिस तर्ज पर 20 जून को पार्टी छोड़कर निकले थे और पहले दिन से उनके पीछे जिस तरीके से बीजेपी खड़ी थी, इसका अंदेशा किसी को नहीं रहा होगा कि बीजेपी इस बार सत्ता में आने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में महाराष्ट्र की राजनीति में सिर्फ बीजेपी कैसे बच जाए और शिवसेना पूरे तरीके से खत्म हो जाए, इस लकीर को खींचने वह निकल चली है। यानी भारत की राजनीति में छत्रपों की महत्ता उनके अपने नेताओं के जरिए ही रही है और जिस छत्रप ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई, उस छत्रप की विरासत उनके परिवार वालों को मिली। वो चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जिक्र कर लीजिए, चाहे इस बात का जिक्र आप बिहार में लालू प्रसाद यादव के जरिए कर लीजिए, या फिर आप कांशीराम से होते हुए मायावती तक भी पहुंच जाइए। लेकिन यह स्थिति अकालियों के साथ भी आई। प्रकाश सिंह बादल के बाद उनकी विरासत उनके बेटे ने संभाली। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी ने जो चाल चली है, वो दरअसल 3 मायनों में ऐसी चाल है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। क्योंकि हिंदुत्व का वोट बैंक, मुस्लिमों का विरोध करते हुए शिवसेना जिस जमीन पर खड़ी थी और जिस एग्रेसिव तरीके से शिवसेना की पहचान शिवसैनिकों ने महाराष्ट्र में बनाई थी, उसमें मुंबई और पश्चिम महाराष्ट्र खासतौर से शिवसैनिकों का गढ़ था। तो उसी शिवसेना के भीतर से कोई एक शिवसैनिक मुख्यमंत्री बन रहा है, तो अब उद्धव ठाकरे क्या कहेंगे? क्योंकि वह फेसबुक लाइव के वक्त यह कहने से नहीं चूके कोई शिवसैनिक सीएम बने तो उन्हें खुशी होगी, वह पद छोड़ने को तैयार हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी कभी अपने बूते खड़ी नहीं हो पाई। उसे हर वक्त शिवसेना की जरूरत पड़ी। एक वक्त
छोटे भाई के तौर पर, और जब बड़े भाई के तौर पर मान्यता उसने चाही तो शिवसेना वहां से निकलकर एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर उसने सरकार बना ली। शिवसेना का विस्तार नहीं हुआ, शिवसेना सिमटने लगी। बीजेपी का विस्तार हुआ शिवसेना के साथ खड़े होकर। तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के जरिए बीजेपी ने समूचे महाराष्ट्र की राजनीति को कुछ इस तरीके से परोसा है अपने लिए, जहां पर अब कांग्रेस और एनसीपी को एक साथ आना होगा, अन्यथा शरद पवार का चैप्टर भी खत्म। क्योंकि शरद पवार की क्षेत्रीय राजनीति में उनके लिए सबसे प्रमुख प्यादा शिवसेना ही रही। जब जब मुश्किल में बाला साहब ठाकरे आए, किसी रूप में शरद पवार ने मदद की। जब शरद पवार मुश्किल में आए, बाला साहब ठाकरे ने मदद की। एक वक्त तो कांग्रेस की मदद भी, जब वसंत दादा पाटिल हुआ करते थे तब शिवसेना की पहचान वसंत सेना के तौर पर थी। लेकिन ध्यान दीजिए, 2014 में जब पहली बार लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी आई और उनके नेता नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तो चंद महीनों के बाद ही महाराष्ट्र के चुनाव के वक्त देश के प्रधानमंत्री सार्वजनिक पब्लिक रैली में यह कहने से नहीं चूके कि शिवसेना वसूली पार्टी है। उसके बाद पार्टी अध्यक्ष के तौर पर यही बात गृहमंत्री अमित शाह ने भी की, जो मौजूदा वक्त में गृहमंत्री हैं, उस वक्त पार्टी अध्यक्ष थे। यानी शिवसेना से दो दो हाथ करने की जरूरत इसलिए बीजेपी को थी क्योंकि बीजेपी पहली बार गुजरात से निकलकर देश की प्रमुख सत्ता तक पहुंची थी। और यह सबको पता है कि मुंबई आर्थिक नगरी है। यह सबको पता है कि महाराष्ट्र का जीडीपी इस देश में सबसे बड़ा है। यह सबको पता है कि विदेशी निवेश की सबसे बेहतरीन जमीन मुंबई से होकर निकलती है। यह सबको पता है कि महाराष्ट्र पर जिसका कब्जा होगा वो आर्थिक तौर पर वह पॉलिटिकल पार्टी हमेशा संपन्न रहेगी। और क्षेत्रीय पार्टियों की कतार में महाराष्ट्र के भीतर शरद पवार की मौजूदगी, जब उन्होंने एनसीपी बनाई तो ताकतवर तौर पर वो मौजूद हमेशा से रहे। और शिवसेना की मौजूदगी बीएमसी पर कब्जे के साथ रही। 1966 में शिवसेना बनती है, 1967 में नगर निगम चुनाव में पहला दखल देती है, 1968 में उसकी पहचान राजनीतिक तौर पर चुनाव जीतने वाली हो जाती है, 80 के दशक में हिंदुत्व का नारा लगाती है, 1995 में बीजेपी के साथ मिलकर वह राजनीतिक गद्दी को संभालती है। लेकिन ठाकरे परिवार दूर रहता है। बाला साहब ठाकरे का यह मानना हमेशा से रहा था, शिवसेना सत्ता से जुड़ी हुई पहचान के आसरे नहीं जीती है। सरकार उसके इशारों पर चले या फिर सरकार को उसके इशारों पर चलना होगा, क्योंकि शिवसेना उस जमीन की उपज है जिस जमीन ने सिर्फ संघर्ष देखी है। शायद इसीलिए उन पन्नों को जब पलटना शुरू कीजिएगा जहां से बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना को खड़ा किया, उनकी विरासत को सत्ता के जरिए वर्षा में रहते हुए क्या वाकई उद्धव ठाकरे फेल हो गए? क्या वाकई आदित्य ठाकरे जिस विलासिता और जिस चकाचौंध के भीतर रहते हुए अपने इर्द गिर्द जिन लोगों को समेटे हुए थे वह संघर्ष से दूर थे? क्योंकि जिन 39 विधायकों को लेकर एकनाथ शिंदे राज्य के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे हैं और जिन 39 विधायकों के साथ 11 और निर्दलीय विधायक भी साथ में खड़े हैं, वहां पर प्रहार पार्टी के 2 विधायक भी उनके साथ खड़े हैं, तो बीजेपी को अपने तौर पर इसका एहसास हो गया कि महाराष्ट्र की राजनीति में सिर्फ 2.5 साल का वक्त उसे और गुजारना है। उसके बाद उसकी राजनीतिक सत्ता भी होगी, उसका वोट बैंक भी होगा और वो अपने बूते महाराष्ट्र को हाँक सकती है, जो इससे पहले संभव नहीं था। शरद पवार के लिए संभव नहीं हो पाया, शिवसेना के लिए भी अपने बूते सत्ता संभालना संभव नहीं हो पाया, और यही स्थिति बीजेपी की भी रही। तो क्या वाकई अब एकनाथ शिंदे जब राज्य के मुख्यमंत्री बन रहे हैं और उसके साथ वही शिवसैनिक मंत्री बनेंगे, और अब तुलना अगले 2.5 बरस के भीतर में पहला परीक्षण बीएमसी चुनाव में होगा। उस बीएमसी चुनाव में जहां पर 46,000 करोड़ का बजट किसी भी देश के छोटे राज्य के बजट से ज्यादा बड़ा होता है, वह पाइपलाइन भी अब ठाकरे परिवार के लिए क्या काट दी जाएगी? और बीएमसी पर इस नई शिवसेना के कब्जा होने का मतलब है मातोश्री की पहचान एक घर के तौर पर ही रह जाएगी।
और जिस शिवसैनिक ने सत्ता को संभाला और जिस शिवसैनिक ने सत्ता के लिए संघर्ष किया और जिस शिवसैनिक ने सरकारों को मातोश्री के रिमोट पर चलते हुए देखा, वह समूची राजनीति एक झटके में बदल गई। यह मास्टर स्ट्रोक है, यह शायद घोड़े की वो ढाई चाल है, यह शायद शहमात का एक ऐसा खेल है, यह शायद चौसर पर फेंका गया एक ऐसा पासा है जिसके जरिए एक झटके में ठाकरे परिवार का चैप्टर खत्म करते हुए शरद पवार की राजनीति को दफन करने की परिस्थितियां बीजेपी ने पैदा कर दी। कोई कल्पना कर नहीं सकता था कि देवेंद्र फडणवीस 2019 के नवंबर के महीने में जब अल सुबह अजीत पवार के साथ राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो सिर्फ 80 घंटे तक उनके पास कुर्सी रहेगी, यानी अपने बूते बीजेपी नहीं आ सकती है और शरद पवार की सियासी गोटियों के सहारे बीजेपी की सत्ता खिसक सकती है, यह अंदेशा 2019 का था। लेकिन 20 जून के बाद से 30 जून तक की परिस्थितियां, यानी 30 जून को एकनाथ शिंदे के शपथ के साथ इन 10 दिनों के करतब को समझिए। राजनीतिक सत्ता की ताकत जिसके पास होती है, कानून उसके हिसाब से चलेगा। सवाल शहमात से आगे का है, चार्टर्ड प्लेन से लेके बड़ा जहाज तक और बोइंग तक उपलब्ध करा दिया जाएगा। क्या सूरत, क्या गुवाहाटी, क्या गोवा, जहां भी बीजेपी की सरकार होगी वह सरकारें बीजेपी के आश्रय हर उसको अपनी पहचान के साथ जोड़ना चाहेगी जिस पहचान के आश्रय उसका वोट बैंक धीरे धीरे शिफ्ट हो। एकनाथ शिंदे मुंबई पहुंचे आज सुबह तो उन्हें जेड सिक्योरिटी मिली। जेड सिक्योरिटी केंद्र सरकार ने दी और अब पूरे राज्य में किसको सुरक्षा मिलनी है इसको तय एकनाथ शिंदे को करना है। यानी किस तरीके से एक झटके में ना सिर्फ पासा पलटा है बल्कि एक नई परिस्थितियों में एक ऐसे शख्स को शिवसेना की पहचान के साथ बीजेपी ने जोड़ा है जो सिर्फ अपनी जुबान पर बाला साहब ठाकरे का नाम लेता है, जो अपनी जुबान पर सिर्फ हिंदुत्व का जिक्र करता है, जो अपनी जुबान पर शरद पवार का विरोध करता है, जो अपनी जुबान पर कांग्रेस और एनसीपी का विरोध करते हुए अपने आप को हिंदूवादी पार्टी के तौर पर खड़ा करते हुए बाला साहब की रगों में दौड़ते हुए हिंदूवादी उस खून को याद करना चाहता है और कहता है हमारी शिराओं में भी तो वही बहता है। तो क्या एक झटके में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे या आने वाले वक्त में ठाकरे परिवार को लेकर ना सिर्फ उनका चैप्टर खत्म किया गया बल्कि अब आने वाले वक्त में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन शिवसेना को लेकर, नया प्रयोग शिवसेना को लेकर बीजेपी करना शुरू करेगी? शायद हां इसलिए क्योंकि यह शख्स शाखा प्रमुख के से निकला है और शाखा प्रमुख की हैसियत शिवसेना के भीतर में सबसे बड़ी रही है जब तक वह सत्ता में नहीं आई। शाखा प्रमुख ही वो शख्स होता है जो शिवसेना प्रमुख से मुलाकात कर सकता है। यह हैसियत विधायक और सांसदों तक की नहीं रही। किसान नगर में शाखा प्रमुख के तौर पर अपनी पहचान देने वाले एकनाथ शिंदे 1980 में शिवसेना से जुड़ते हैं, 97 में पार्षद बनते हैं, 2004 में एमएलए बनते हैं, उसके बाद हर चुनाव जीतते हैं विधायक का, चाहे 2009 हो, चाहे 2014 हो, चाहे 2019 हो। यानी जमीनी शिवसैनिक की समझ और राजनीतिक सत्ता को बीजेपी के साथ संभालने का हुनर और विरोधी कौन है उसको टारगेट पर लेते हुए एक नई सियासी बिसात एकनाथ शिंदे अब बिछाना चाहते हैं जो बीजेपी के अनुकूल हो, ठाकरे परिवार का विरोध और ठाकरे परिवार को राजनीतिक तौर पर दफन करते हुए अपने शिवसेना को खड़ा किया जाए। किसी के जहन में भी यहां पर कुछ सवाल बहुत साफ होंगे। क्या वाकई शिवसेना इस तरीके से बट जाएगी जहां पर युवा सेना एकनाथ शिंदे के साथ होगी या वो एक समानांतर युवा सेना खड़ा करेंगे? क्या वाकई महिला अघाड़ी जिसमें 18 पदाधिकारी है और सिर्फ भावना गावली ही शिफ्ट हुई, वह महिला अघाड़ी की रचना भी नए तरीके से एकनाथ शिंदे करेंगे? क्योंकि शिवसेना या फिर वो सारे लोग एक झटके में उद्धव ठाकरे को खारिज कर देंगे, बाला साहब ठाकरे की ठाकरी विरासत को खत्म कर देंगे। भारतीय कामगार सेना
जिसकी यूनियन हर जगह पर है, वो एयरपोर्ट हो, वह रेलवे हो, वो मेट्रो हो, परिवहन विभाग हो, बेस्ट की बसें चल, हर जगह उसकी यूनियन है, वह यूनियन शिफ्ट हो जाएगी राजनीतिक सत्ता के साथ या देखेगी मातोश्री का दरवाजा। इन सब के साथ जो स्थानीय लोक का अधिकार समिति महासंघ है, जिसमें 10,000 से ज्यादा सदस्य हैं, वह एक झटके में शिफ्ट हो जाएगी। सत्ता जहां रहती है, परिस्थिति उसके साथ चलती है। इसीलिए ध्यान दीजिए, संगठन का चेहरा, इससे पहले शिवसेना को बाला साहब ठाकरे की विरासत से निकाल पाना एक नाथ शिंदे के लिए बड़ा मुश्किल था, और अगर यह मामला चुनाव आयोग में भी जाता तो भी मुश्किल था, क्योंकि संगठन का चेहरा जिलाध्यक्षों से संवाद बनाने के वक्त से ही उभरना शुरू हो गया। जो पहली मीटिंग उद्धव ठाकरे ने की, उसके बाद युवा सेना की मुलाकात, उसके बाद सेंट्रल कमेटी की मुलाकात, ये सारी मुलाकातों ने बताया कि दरअसल गुवाहाटी में बैठे हुए एकनाथ शिंदे समेत जो 39 विधायक हैं, इन्होंने बगावत की है और इनमें उनको सीएम कहां बनाया जाएगा, एक झटके में चीजें बीजेपी ने पलट डाली। तो यहां पर उस चाल को पकड़ने की जरूरत है जो महाराष्ट्र की राजनीति को बदलने को तैयार है। और बीते 50 वर्षों से जो राजनीति शरद पवार ने जब पहली बार कांग्रेस को धोखा दिया और मुख्यमंत्री बने थे, तब की परिस्थितियों को अगर पलटना शुरू कीजिएगा और मौजूदा वक्त में भी आकर खड़े हो जाइएगा, तो 2-3 सवाल आपके जहन में अब तुरंत आएंगे। क्या महाराष्ट्र की राजनीति उत्तर प्रदेश की उस राजनीति के समानांतर दिशा को पकड़ना चाहती है, जहां उत्तर प्रदेश में मंडल कमंडल को मिलाकर राजनीतिक प्रयोग बीजेपी ने किया और राजनीतिक सत्ता उसकी हथेली पर आ गई, जो 1995 से कभी नहीं आई थी। जो बिहार में संभव नहीं हो पाया, उत्तर प्रदेश में संभव कर दिखाया, और जो महाराष्ट्र में संभव नहीं था, क्या उसको संभव अब बीजेपी अपने तौर पर कर पाएगी? यकीनन यह सबसे बड़ा सवाल है और शायद इसका पहला प्रयोग बीएमसी चुनाव में होना है। बीएमसी चुनाव ही वह पाइपलाइन रही है शिवसेना की, जिसकी पूंजी के आश्रय और मुंबई पर कब्जे के आश्रय और शायद नगर निगमों पर चुनाव में जीत के आश्रय शिवसेना जिंदा रही। इस दौर में वसूली पार्टी जब पहली बार 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पब्लिक रैली में किया, तो गुजरातियों और व्यापारियों को यह संदेश था, अब दिल्ली में हमारी सत्ता है, आप कमीशन नहीं देंगे। और इस दौर में गुजरातियों ने कमीशन देना शिवसेना को बंद कर दिया। इस लड़ाई की पैनापन यहां से शुरू होता है और शायद वो बाला साहब ठाकरे का दौर नहीं है, सत्ता पाने और सत्ता के लिए लड़ने और मरने का दौर है। शायद इसीलिए सत्ता पाते हुए अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाते तो राजनीतिक मिजाज ये ना होता। लेकिन एक झटके में जिस अंदाज में किंग मेकर की भूमिका में खुद को खड़ा करते हुए देवेंद्र फडणवीस लगातार मुस्कुराते रहे, यह अंदेशा उस बात का है कि बीते 2.5 साल से विधानसभा के भीतर या बाहर देवेंद्र फडणवीस जितनी सक्रियता के साथ शिवसेना को उस कटघरे में खड़ा करते चले गए जहां पर उल्टा होना था। सत्ता जिसके पास होती है वह उससे पुरानी सत्ता को कटघरे में खड़ा करता है। यहां पर उद्धव ठाकरे फेल हो गए, बीजेपी को कटघरे में खड़ा नहीं कर पाए और जिन जगहों पर खड़ा करना था वहां वो चूकते चले गए। शायद एकनाथ शिंदे को सामने लाकर शिवसैनिक वर्सेस शिवसैनिक, शिवसेना वर्सेस शिवसेना, उद्धव ठाकरे वर्सेस एकनाथ शिंदे और विधायकों की तहत एक तरफ 16 विधायक, दूसरी तरफ 39 विधायक। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसकी डोर दिल्ली के हाथों में है। यानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बने लेकिन उसकी डोर दिल्ली के हाथ में रहेगी और उस मुंबई और उस महाराष्ट्र को कैसे चलाना है अब यह तय दिल्ली करेगी। और दिल्ली जब तय करेगी तो इसका मतलब बहुत साफ है, इसका अंदेशा आने वाले वक्त में बीजेपी फिर देगी कि डबल इंजन की सरकार है ये, और डबल इंजन में पहली बार इंजन हमने उन लोगों को ही सौंपा है जो वहां पर अपने तौर पर संघर्ष कर कर निकले हैं। यानी बीजेपी की समूची राजनीति की ऊर्जा जो है एक झटके में बीजेपी अपने साथ ले लेगी। 2 और 3 को सेंट्रल कमेटी की बैठक है हैदराबाद में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी बीजेपी की बैठेगी। कल्पना कीजिए सबसे ज्यादा तालियां किनको देखकर लगेगी? यकीनन देवेंद्र फडणवीस को, जो मुख्यमंत्री नहीं है लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री को क्रिएट कर दिया
और जिस महाराष्ट्र की राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार बीजेपी चाहती रही, जिस आर्थिक नगरी मुंबई पर एकाधिकार बीजेपी चाहती रही, वह एक झटके में समूची सियासत को ही हड़प ले गई, जो संभव इससे पहले नहीं हो पाया था। तो क्या वाकई महाराष्ट्र की बदलती राजनीति में अब ठाकरे परिवार का चैप्टर खत्म हो गया? क्या वाकई शरद पवार की राजनीति अब इतनी भोथरी हो गई जहां पर बीजेपी अब उनको एक ऐसे कटघरे में खड़ा कर सकती है जिसका अंदेशा बार बार होता है कि वह ईडी का दायरा क्या है? जिस दायरे में इस वक्त एनसीपी के 2 विधायक जेल में हैं, अनिल देशमुख, नवाब मलिक, जिस तरीके से 6 से पूछताछ हुई है, उस दायरे में शरद पवार भी आते हैं, अजीत पवार भी आते हैं। तो क्या यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें एनसीपी भी टूटेगी? यह ऐसी परिस्थिति है जिसमें कांग्रेस भी टूटेगी? या एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें हिंदुत्व का राग, मराठी मानुष की जरूरत, और मुंबई जैसे शहर में जहां पर कहा जाता है कि 28% मराठी मानुष है, बाकी जो है बाहर से आया हुआ तबका है और उसमें गुजरातियों की भरमार है, लेकिन जिस पूंजी के आसरे राजनीति को बीजेपी इस देश में चलाना चाहती है, अब उसका ग्राउंड जीरो मुंबई है। वह मुंबई जहां पर इस देश के 500 से ज्यादा कॉरपोरेट के हेडक्वार्टर्स हैं और इस देश के टॉप 10 कॉरपोरेट्स के हेडक्वार्टर मुंबई शहर में है। उस मुंबई पर कब्जा एकनाथ शिंदे का बतौर मुख्यमंत्री जरूर हुआ है, लेकिन वह पूरा ऑक्सीजन और वह पूरी ताकत तो बीजेपी की है। तो उंगलियां किसकी चलेंगी और कौन इस दौर में पपी होगा, यह समझने की बात नहीं है, यह अब समझ जाने की बात है, क्योंकि अब पूरा स्ट्रक्चर शिवसेना का बदलना शुरू होगा। और इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो 16 विधायकों को लेकर जिस डिप्टी स्पीकर ने अयोग्य घोषित किया और वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक में चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पर ही सवाल उठा दिया, उन 16 विधायकों को भी अब मंत्रियों की फहरिस्त में अभी शामिल किया जाएगा या आने वाले वक्त में यानी 12 जुलाई के बाद शामिल किया जाएगा, यह थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि जिन्हें अयोग्य घोषित किया गया अब वो अयोग्य नहीं रहे, क्योंकि एक झटके में शिवसेना ही बदल गई। तो महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना जिस जमीन पर खड़ी थी और जो उसका वोट बैंक था, वो बटेगा या एकनाथ शिंदे के पास चला जाएगा। वह राजनीतिक पूंजी जिस पर शिवसेना काबिज थी, वह बटेगी या पूरे तरीके से एकनाथ शिंदे के पास चली जाएगी। वह शिव सैनिक जो गर्व करता रहा बाला साहब ठाकरे का नाम ले लेकर, उसी गर्व के साथ एकनाथ शिंदे भी जब बाला साहब ठाकरे का नाम लेते हैं और दूसरी तरफ आवाज आती है उद्धव ठाकरे की, संजय राउत की, कि आप मेरे बाप के नाम का इस्तेमाल मत कीजिए, अपने बाप के नाम का इस्तेमाल कीजिए, तो कल्पना कीजिए राजनीति का ये कितना बड़ा शिफ्ट है, जो 360 डिग्री में घूमते हुए समूचे ठाकरे परिवार की राजनीति को भी हड़प कर बीजेपी की गोद में जाकर रख चुका है। राजनीति का ऐसा मिजाज किसी भी राज्य में छत्रपों को लेकर कभी नहीं खेला गया। राजनीति का ऐसा मिजाज बीजेपी ने किसी भी राज्य में राजनीतिक प्रयोग करते हुए कभी नहीं खेला। राजनीति की यह चाल इससे पहले किसी भी राज्य में इस तरीके से नहीं चली गई, और खास तौर से इस बात का जिक्र आखिर में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आनंद दीघे का नाम बार बार एकनाथ शिंदे लेते हैं, और आनंद दीघे की लोकप्रियता और उनका कद बाला साहब ठाकरे के वक्त भी कितना बड़ा था, यह कोई बताने की जरूरत नहीं है। ठाणे जाइए, उनके घर जाइए, उन लोगों के बीच बैठिए, समझ जाइएगा। और जिस वक्त जिस अस्पताल में एक्सीडेंट के बाद मौत हुई थी आनंद दीघे की, उस मौत को शिव सैनिक उस समय कहते थे ये हत्या की गई है, और हत्या किसने की है इस पर हर कोई चुप्पी साध लेता था, लेकिन जानता हर कोई था। उस आनंद दीघे को गुरु मानने वाले और वैचारिक तौर पर शिव सैनिक बाला साहब ठाकरे की पूजा करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो मिजाज दो ही है, मातोश्री से अब पावर शिफ्ट हो चला है और उद्धव ठाकरे का चैप्टर खत्म हो चला है। शरद पवार की राजनीति
भोथरी हो चली है और जिस अंदाज में वह बेटी को खड़ा करना चाहते थे सुप्रिया सूले को, शायद अब उन्हें आने वाले वक्त में कई समझौते करने पड़ेंगे और कांग्रेस को साथ लेकर या एक दूसरे को मिलाकर राजनीति अब साधनी होगी, अन्यथा चीजें खत्म हो जाएगी उनके लिए भी। और आखिरी बात, महाराष्ट्र के वोट बैंक में बीजेपी इस चाल के बाद जब उसने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर सामने रख दिया तो लगभग 12% वोट का इजाफा, इंतजार कीजिए, बीएमसी चुनाव बिल्कुल करीब है, आपको नजर आ जाएगा, क्योंकि इससे पहले 2017 के बीएमसी चुनाव में सिर्फ 2 सीट से बीजेपी चूक गई थी। 84 सीट शिवसेना को मिली थी, 82 सीट बीजेपी को मिली थी। इस बार की परिस्थिति को परखिए, 100 पार बीजेपी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।